हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 007 की यूनिट 1 सोशल मूवमेंट्स मीनिंग सिग्निफिकेंस इन कंपोनेंट्स। वीडियो इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से social movements are universal, found in all societies in the past and present. Their nature, scope, and motive were different. In the early period of political formations, social movement shaped the state, its functions, responsibility, accountability, and also its political boundary. French and Russian Revolution, Indian freedom movement, various peasant movement have profound impact in our life. देखो अब ये क्या कह रहे हैं, जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं ना वो यूनिवर्सल होते हैं। मतलब वो हमें पहले भी देखने को मिलते थे, आज भी देखने को मिलते हैं और आने वाले टाइम पे भी हमें वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो पूरी दुनिया में होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर या किसी एक स्पेसिफिक इशू को लेकर नहीं होते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो सोशल मूवमेंट्स हैं उन सबका नेचर अलग हो, है ना, सबका स्कोप अलग हो, मोटिव अलग हो, राइट। तो सोशल मूवमेंट्स होते किस लिए? देखो, जब सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी आए या फिर सरकार कोई ऐसा कानून लेकर आए जिससे हम डिससेटिस्फाई हैं या कोई पर्टिकुलर सेक्शन उससे एग्री नहीं करता, तो हम सोशल मूवमेंट्स करते हैं। किस लिए? ताकि सरकार हमारी बात मान सके। तो इसी बारे में आज ये पूरी यूनिट हमारी रहेगी। जैसे कि ये कह रहे हैं कि अर्ली पीरियड में क्या होता था कि जो सोशल मूवमेंट्स थे ना, वही स्टेट को, स्टेट की बाउंड्रीज को और उसके फंक्शंस को क्या करते थे, शेप करते थे। जैसे देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सोशल मूवमेंट्स हुए, काफ़ी सारी डिमांड उठी कि लैंग्वेज बेस पे जो स्टेट्स हैं उनको बनाया जाए। इसीलिए क्या आया, फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसके अंदर जो भारत में जो भी हमारे राज्य में जो भी स्टेट्स देखने को मिलते हैं वो कि लैंग्वेज के बेस पे बने हुए हैं, है ना। जैसे गुजरात गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, राइट। तो जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी वाले या फिर जो कॉमन लैंग्वेज लोग बोलते हैं वो हमें एक ही जगह देखने को मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, तो पहले के टाइम पे जो सोशल मूवमेंट्स थे वो स्टेट को, उसके फंक्शंस को और उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। इसके अलावा हमने फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन देखा है, कैसे पूरी लोगों की और पूरी हिस्ट्री, पूरे देशों की, है ना, पूरी एकदम हिस्ट्री बदल जाती है। बोलते हैं ना, काया पलट होना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा, रशियन रेवोल्यूशन में देखा। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो कि एक सोशल मूवमेंट, एक फ्रीडम मूवमेंट था, बाद में जाके एक स्ट्रगल मूवमेंट बन गया, राइट। ऐसे पीजेंट मूवमेंट्स, तो इन सभी ने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हैं द फैसिस्ट मूवमेंट इन जर्मनी, इस्लामिक मूवमेंट इन मिडल ईस्ट, हिंदुत्व मूवमेंट इन इंडिया और तमिलियन मूवमेंट इन श्रीलंका हैव इन्फ्लुएंस बोथ पॉलिटिकल सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ द पीपल। ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं करते, ये हमारे वैल्यू सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, social and political conflicts as well as expectations of people get reflected in movements। इन movements में हमें क्या देखने को मिलता है, मैंने जैसे भी बताया था कि जो movements होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हमारी सरकार से कुछ expectations होती है, जब हमें वो पूरी होती हुई नहीं दिखती हैं या फिर कुछ सोशल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो हमें मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट था, तो वो किस लिए आया था? क्योंकि सरकार, जो किसान है उनकी डिमांड कुछ और थी, लेकिन सरकार जो बिल लेकर आई कुछ किसान उससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने मूवमेंट किया, राइट। अभी कह रहे हैं that no one should ignore social movements of the present time. In short, understanding of political institutions and their working nature of constitution remain incomplete without the understanding of social movements। ये कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छे से सोशल मूवमेंट्स को समझना है या फिर आपको ये कह रहे हैं अगर आपको अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को और उसकी वर्किंग को समझना है तो फिर आपको सोशल मूवमेंट्स की समझ होनी चाहिए। कैसे? इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको या तो नॉलेज है नहीं या फिर कम नॉलेज है, किसके रिगार्डिंग? ये जो रिजर्वेशंस मिले हुए हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जैसे बोल देते हैं ना कि विमेंस को, SC ST को, OBC को, EWS को, इन सबको रिजर्वेशन क्यों ही मिली हुई है, क्यों ही दी गई है, क्यों स्पेशल प्रोविजन है।
क्योंकि पहले इन सभी के लिए सोशल मूवमेंट्स हुए हैं। विमेंस के लिए क्यों हुए? क्योंकि बेसिक राइट नहीं था उनके पास, वोटिंग राइट नहीं था, बेसिक राइट्स नहीं थे, प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं, है ना, मतलब कुछ भी नहीं थे। तो ताकि समाज में, सोसाइटी में उनकी जो, आप कह सकते हो उनको मतलब बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए, उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए सोशल मूवमेंट किए गए। सेम ऐसी जो दलित्स थे, दलित्स की कंडीशन बहुत खराब थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बहुत पीछे रह गए थे वो। तो इसलिए उनको आगे लाने के लिए और समाज में सबको बैलेंस करने के लिए SC ST के लिए मूवमेंट आए गए, है ना, रिजर्वेशंस उनको दिए गए, मूवमेंट्स चलाए गए। इसके अलावा OBC को देख लो, OBCs के लिए फिर EWS PWD, ये सारे मतलब जो भी रिजर्वेशंस आज के टाइम पे हमें संविधान के अंदर देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले सबके लिए सोशल मूवमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। According to Herbert Blumer, social movements can be viewed as collective enterprise to establish a new order of law. हर्बर्ट के अकॉर्डिंग, जो हर्बर्ट हैं, वो उनका ये मानना है कि जो सोशल मूवमेंट्स है ना, वो एक कलेक्टिव एंटरप्राइज या फिर आसान भाषा में कह सकते हो कि कलेक्टिव एफर्ट है। किसके लिए? न्यू ऑर्डर ऑफ लॉ को, एक नए कानून को लाने के लिए लोगों के द्वारा जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं वो सोशल मूवमेंट है। अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डो मैकआदम के अकॉर्डिंग, सोशल मूवमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू प्रमोट और रेजिस्ट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। यानी कि डो बोलते हैं कि सोशल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं जो कि जो समाज में स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के लिए या फिर उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए जो लोग एफर्ट्स करते हैं उनको सोशल मूवमेंट्स कहते हैं। सो बेसिकली देयर इज नो वन डेफिनेशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, कोई एक हम डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, बट सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है वो भी आगे देखते हैं। ठीक है, Sometime it is used to modernization or urbanization. The term is also used to indicate a set of activities undertaken by organization to bring change in society. ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम सोशल मूवमेंट से समझ लेते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, है ना, समाज में चेंज लाने के लिए लोग सोशल मूवमेंट का सहारा लेते हैं। सोशल मूवमेंट्स में वेरी, वन थिंग इज सर्टेन अमंग ऑल सोशल मूवमेंट्स। अब देखो एक चीज कौन सी कॉमन है? कलेक्टिव एक्शंस। किसी की डेफिनेशन पढ़ लो या कुछ भी सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लो, देख लो, एक चीज क्या कॉमन हमें देखने को मिलती है? कलेक्टिव एक्शंस। यानी कि 1 2 3 या 4 जने बैठ के सोशल मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ह्यूज सपोर्ट चाहिए होता है। और सिर्फ सपोर्ट नहीं, आपको अच्छी खासी भीड़ चाहिए होती है। भीड़ किसकी? जो उस चीज में आपका साथ दे रहे हैं, राइट। और आपको मनी चाहिए, आपको बैक चाहिए, आपको पावर चाहिए। बैक यानी कि किसी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन या मीडिया या पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के साथ कांटेक्ट होनी चाहिए, तो ये वो जो सोशल मूवमेंट है उसके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स आते हैं, होते हैं, चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता, राइट। तो सोशल मूवमेंट्स ब्रिंग सोशल चेंज, दे आर रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जो सोशल मूवमेंट्स है वो समाज में बदलाव लेके जाते हैं और वो रिएक्शन होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन का, जैसे कि फार्मर्स मूवमेंट। ठीक है, चलो, इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर आप हमें सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो, या फिर हमारी मेंबरशिप जो कि बहुत ही रीजनेबल है उसको आप ज्वाइन करके हमारे मेंबर बन सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स आर ट्रीटेड मोर और लेस सेम। देखो कहीं ना कहीं दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि सोशल मूवमेंट में लोग बैठ के जो डिमांड कर रहे होते हैं ना, वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो या फिर कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है वो उसी से डिमांड कर रहे होते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि पुरानी जो सरकार चली गई लोग बैठ के उससे डिमांड कर रहे हैं, वो पावर में नहीं है ना, तो वो चीज़ें चेंज नहीं कर सकती। और सोशल मूवमेंट का मतलब ही क्या है? टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, समाज में बदलाव लेकर आना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही कनेक्ट है। ठीक है, अब देखो अगला ये कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑथर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल मूवमेंट इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। द पार्टिसिपेंट्स गेट gather for attaining social justice. Politics is not located only in the political party. The movement involving issue concerning the sense of justice or injustice. ये कह रहे हैं ऑथर्स के अकॉर्डिंग जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव या उनका कह सकते हो एम होता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज में बदलाव लेकर आना। लोग गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, है ना, जल त्याग अन्न त्याग ऐसे करके बैठ जाते हैं, किस लिए? सोशल जस्टिस पाने के लिए।
और ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज तक सीमित नहीं होती है, राइट। जस्टिस इनजस्टिस के लिए लोग सोशल मूवमेंट करते हैं, जैसे कि सिविल राइट्स, एनिमल राइट्स और विमेन मूवमेंट, ठीक है। Social movements involve any collective struggle aiming at bringing social transformation. For example, स्वदेशी मूवमेंट, सत्याग्रह एंड चिपको मूवमेंट। देखो इसमें कुछ कलेक्टिव स्ट्रगल बताए गए हैं जिनसे समाज में बदलाव लाने की कोशिश की गई और बदलाव आया भी, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, राइट। सत्याग्रह और चिपको मूवमेंट। सोशल मूव अब देखो अगले ही कह रहे हैं जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं ना वो दोनों तरीके के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ कौन होता है, लीगल पाथ। वो क्या होता है, जब आप शांतिपूर्वक पीसफुल सोशल मूवमेंट्स कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल जो गांधी जी का मानना है ना नॉन वायलेंट, है ना, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, राइट, और ट्रुथ, सत्य, जब आप इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मूवमेंट कर रहे होते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पे होते हो। बट एक बहुत ही पतली सी और बहुत ही टिकलिश बोलते हैं ना, बहुत पतली लाइन होती है लीगल इलीगल के बीच में। इसका भी एक एग्जाम्पल है, दिल्ली में जो भी रिसेंट में हमें कुछ साल पहले 3-4 साल पहले जो दंगे देखने को मिल रहे थे, उसमें हमने क्या देखा था कि लोग बैठे थे एक पर्टिकुलर पॉलिसी के अगेंस्ट, बट कुछ ही घंटों के अंदर या 1 से 2 दिन के अंदर कैसे वो एक मूवमेंट इतने बड़े दंगे में बदल गया कि कितनी सारी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी देखने को मिला, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने लोग मरे, राइट। कितना ज़्यादा हमने देखा था ना, चीज़ें जल रही हैं, है ना, पेट्रोल पंप वगैरह जल गए थे, ये सारी चीज़ें। तो बहुत पतली सी लाइन होती है लीगल और इलीगल पाथ में, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पे क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है या फिर क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। तो इसको हम ना एक ही एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। दलित को ले लेते हैं, दलित्स और विमेंस को ले लो, चलो ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा जब मैं दलित या विमेंस बोलती हूँ ना तो ऐसे कोई ऑफेंड नहीं होगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आप इन एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पल्स के तौर पे ही देखेंगे, ठीक है। चलो इंडिविजुअल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है। सो इंडिविजुअल्स हैव राइट्स बिकॉज ऑफ पास्ट सोशल मूवमेंट्स। आज अगर हमारे पास राइट्स हैं एज अ विमेन, एज अ गर्ल, अगर आज मेरे पास राइट टू वोट है तो पहले उसके लिए मूवमेंट्स हुए थे, राइट। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर आज कहीं पे सीट रिजर्व मुझे देखने को मिल रही है तो वो पहले क्या हुआ था, मूवमेंट हुए थे। जैसे ओबीसीज के लिए तय किया गया था ना मंडल कमीशन के द्वारा 1%, ऐसे। सोसाइटल लेवल पे क्या होता है, जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं उनसे क्या होता है, एंटायर सोसाइटी या एंटायर वर्ल्ड भी अफेक्ट होता है ना। The member of the movement expect that something will be done about the matter, kind of hope. Social movements give people a platform to express their dissatisfaction and social movements are necessary to transform things. ये कह रहे हैं सोशल मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं चीज़ों को बदलने के लिए, बेहतर करने के लिए। जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो लोगों की एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिस पे लोग अपनी डिससेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, कि सरकार कोई पॉलिसी लेके आई हमें नहीं पसंद, तो सोशल मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बता सकते हैं सरकार को कि ये हमें नहीं पसंद, इसमें आप ये बदलाव करिए, राइट। इसके अलावा लोग क्यों बैठते हैं, मतलब लोग 1-1 महीना 2-2 महीना सोशल मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट पे बैठ जाते हैं। अन्न त्याग, जल त्याग वैसे आजकल कम ही करते हैं, बट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एक होप रहता है, ये काइंड ऑफ होप उनके अंदर होती है कि क्या पता मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाए और हमारी बात मान ली जाए या उस मैटर के ऊपर कुछ करा जाए, ठीक है। अगला है कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मूवमेंट। तो देखो सोशल मूवमेंट्स के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसको थोड़े सा समझ लेते हैं फिर हम इसको रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। पहला है ऑब्जेक्टिव। तो देखो किसी भी काम का करने का ना हमारे पास एक पर्पस होता है या एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर आज आप मान लो सोशल मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हो तो आप क्यों बन रहे हो, या आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ रहे हो तो क्यों जुड़ रहे हो, तो एक ऑब्जेक्टिव होता है। और ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे अभी जैसे मान लो कोई रेप केस है तो उसमें उस लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए लोग मूवमेंट करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। साथ ही वो जस्टिस कैसे मिलेगा, जब जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसा स्ट्रॉन्ग एकदम कानून बनाया जाए कि आगे कोई इसको रिपीट ना करे। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ये है कि उस अपराधी को सज़ा मिले।
और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि आगे जाके कोई ऐसा ना करे। ठीक है, अगला है आइडियोलॉजी। तो सोशल मूवमेंट में एक आइडियोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। आप तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप एनिमल्स के राइट्स के लिए मूवमेंट कर रहे हो, तो जो भी एनिमल लवर है ना पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो आपके साथ उस मूवमेंट का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मूवमेंट्स चल जाते हैं हैशटैग के, बस हैशटैग लगा दो और शुरू, है ना। अगला है प्रोग्राम। देखो, ऐसा नहीं होता कि आज आपका मन किया कि अच्छा सरकार ये सही नहीं कर रही, मैं आज सबको इकट्ठा करता हूँ या करती हूँ और हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। एक पूरा ना प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ एक्शंस होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कहाँ बैठना है, कैसे इतने सारे लोगों का इंतज़ाम करना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को भी नहीं ख़राब करना है। ठीक है, लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको सपोर्ट करेगा और आपको गाइड करेगा। बताया था ना, लीगल इलीगल के बीच बहुत पतली सी लाइन होती है। तो एक अच्छा लीडर लीगल रहेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पे चलेगा। और आखिरी है ऑर्गेनाइजेशन, कि ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं ना, एक पर्टिकुलर काम के लिए वो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, पूरा टाइम काम करते रहते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव। तो सोशल मूवमेंट्स इज रिलेटेड टू सोशल पॉलिटिकल चेंज, सो इट हैज़ एन इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। The immediate objective may be to resolve a particular issue or protest against the decision of authority. ठीक है, अगला है ideology. Majorly, ideology help us to explain how unequal and unjust social relations are maintained in society. This is the set of beliefs of ideas that guide the movement. Also, ideology impact on human mind and convince them to take part in social movement. अगला है program. So this is a detailed plan or set of actions the movement will take to achieve its objective, and it includes strategies and specific activities. Right? अगला है leadership. There are the people who guide and direct the movement. They make decisions, organize activities, and inspire others to join and stay involved. For example, Nelson Mandela, M.K. Gandhi, and Sundarlal Bahuguna, etc. Later, they become a leaders. Organization. This refers to how the movement is structured. It includes the groups, networks, and systems that coordinate the movement's activities and helps it function effectively. जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट, समझ हम पहले ही चुके हैं। आखिरी है व्हाट आर डायरेक्ट एक्शंस। डायरेक्ट एक्शंस क्या होते हैं? देखो, डायरेक्ट एक्शंस का मतलब होता है कि आप इमीडिएटली या सडनली कोई एक्शन ले रहे हो जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो ध्यान है वो अपनी तरफ कर सको। आसान भाषा में आप अटेंशन पाने के लिए कोई भी एक्शन ले रहे हो, वो लीगल या इलीगल दोनों हो सकता है। ठीक है, ये कह रहे हैं डायरेक्ट एक्शंस रेफर्स टू अ टैक्टिक used by individuals or groups to achieve a goal through immediate, often non-institutional means without relying on intermediaries like government, court और corporations. ठीक है, अब देखो ये अगला क्या कह रहे हैं। दो तरीके के डायरेक्ट एक्शंस होते हैं। पहला है नॉन वायलेंट, दूसरा है वायलेंट। नॉन वायलेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, सिट इन, बॉयकॉट, सिविल डिसोबीडियंस। कुल मिला के शांतिपूर्वक, बिना लॉ एंड ऑर्डर को खराब करे अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, जैसे कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी अगर कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? वो नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन हो गए, जिसमें आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, स्ट्राइक्स पे बैठे हो, सिट इन, बॉयकॉट, सिविल डिसोबीडियंस। ये डायरेक्ट एक्शन है, लेकिन लोगों का ध्यान आपकी तरफ आएगा, आप अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो, जिससे कि वो चीज़ रिजॉल्व हो सके, लेकिन पीसफुली। और अगला है वॉयलेंट या मिलिटेंट डायरेक्ट एक्शन, जिसमें आप क्या कर रहे हो? आप विंडलिज्म यानी कि या कुछ फिजिकल कन्फ्रंटेशन या फिर सैबोटेज यानी कि आप बर्बरता कर रहे हो, आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, दंगे फसाद कर रहे हो, अटेंशन पाने के लिए आप सारी वो चीज़ें कर रहे हो जो कि इलीगल है या फिर जिससे प्रॉपर्टी को और ह्यूमन लाइफ्स को नुकसान पहुंचता है। तो ये डायरेक्ट एक्शंस होते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो होती है ओवर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडीऑटिक।